दिल्ली की एक ठंडी सुबह थी। कोहरा इतना घना था कि सामने खड़ा इंसान भी धुंधला दिखता। नेहा, जो कि एक स्कूल टीचर थी, अपने पति समीर के जाने के गम से अब तक उबर नहीं पाई थी। समीर का एक्सीडेंट 2 हफ्ते पहले हुआ था। अस्पताल ले जाते वक्त ही उसकी मौत हो गई थी। अंतिम संस्कार के बाद नेहा अकेली पड़ गई थी। घर की हर दीवार, हर कोना समीर की याद दिलाता था। एक दिन सुबह के 4 बजे नेहा की मोबाइल की घंटी बजी। फोन समीर के नाम से था। नेहा की रूह कांप गई। उसने कांपते हाथों से फोन उठाया। फोन उठाते ही सिर्फ चबाने की आवाज सुनाई दी। कोई शब्द नहीं, कोई बात नहीं, बस जैसे कोई जोर जोर से कुछ चबा रहा हो। नेहा डर के मारे फोन काट देती है। समीर तो मर चुका था, फिर ये कॉल कैसे? उसने खुद समीर की बॉडी देखी थी, खुद अग्नि दी थी, लेकिन ये कॉल, और वो भी समीर के नाम से। नेहा ने सोचा शायद किसी ने समीर का सिम कार्ड निकालकर मजाक किया हो, लेकिन समीर का फोन तो एक्सीडेंट के बाद कहीं मिला ही नहीं था। वो पूरा दिन परेशान रही। शाम को उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त रवि को फोन किया, जो पुलिस में था। नेहा बोली, रवि, मुझे समीर के नाम से एक कॉल आया था और उसमें कोई चबा रहा था, जैसे कोई गलत चीज खा रहा हो। रवि को पहले तो यकीन नहीं हुआ, पर जब उसने कॉल रिकॉर्डिंग सुनी तो वो भी सन्न रह गया। रवि बोला, नेहा, ये कोई खेल नहीं है। चलो कल समीर की कब्र खोदवाते हैं, कुछ गड़बड़ लग रही है। नेहा ने पहले मना किया, लेकिन फिर हिम्मत करके मान गई। अगली सुबह कब्रिस्तान में जमीन खोदी गई। ताबूत निकाला गया। ताबूत खोला गया। अंदर समीर की बॉडी थी, पर उसकी जुबान नहीं थी। सब हैरान रह गए। रवि ने ताबूत और बॉडी को कब्जे में ले लिया। पुलिस फॉरेंसिक टीम को बुला ली गई। नेहा बहुत डर चुकी थी। वो घर वापस आई। जैसे ही उसने अपना फोन उठाया, एक नई वॉइसमेल दिखी। उसने प्ले किया। वॉइसमेल में सिर्फ 3 शब्द थे, तुमने कॉल क्यों काटा? नेहा के हाथ से फोन गिर गया, और उस वॉइसमेल में चबाने की जो आवाज थी, वो समीर की नहीं लग रही थी, बल्कि जैसे कोई उसके पीछे, बहुत पास, कुछ खा रहा हो। नेहा उस वॉइसमेल को बार बार सुन रही थी। हर बार वही 3 शब्द, तुमने कॉल क्यों काटा? और पीछे वही चबाने की अजीब सी आवाज, जैसे कोई गीली चीज को जोर जोर से चबा रहा हो। लेकिन अब एक और बात नेहा ने नोटिस की। इस बार आवाज सिर्फ चबाने की नहीं थी। उसके आखिर में जैसे कोई फुसफुसा कर कुछ बोल रहा था, बहुत धीरे, बहुत पास। उसने हिम्मत करके हेडफोन लगाया, कमरे की लाइट बंद कर दी और वॉइसमेल फिर से चलाया। तुमने कॉल क्यों काटा? के बाद हल्की सी आवाज आई, जैसे किसी ने धीरे से कहा हो, वो अभी भी भूखा है। नेहा का पूरा बदन कांप गया। वो एकदम से उठी और सारे लाइट्स ऑन कर दिए। फिर वो खिड़की की तरफ भागी, पर्दा हटाया, बाहर देखा। कुछ नहीं था, सिर्फ सन्नाटा। दूर कहीं एक कुत्ता भौंक रहा था। नेहा ने रवि को फिर कॉल किया। रवि, कुछ गड़बड़ है। वो जो वॉइसमेल आया है, उसमें कोई कह रहा है कि वो अभी भी भूखा है। रवि तुरंत आया। उसके साथ एक और पुलिस वाला था, संजय। उन्होंने नेहा का फोन लिया, रिकॉर्डिंग सुनी और आपस में कुछ बातें करने लगे। रवि ने कहा, नेहा, हमने समीर की बॉडी का फॉरेंसिक रिपोर्ट देखा है। उसकी जीभ काटी गई थी, लेकिन वहां कोई खून नहीं था। नेहा बोली, मतलब? रवि धीरे से बोला, मतलब ये कि जीभ उसके मरने के बाद नहीं, शायद पहले ही गायब थी। नेहा की आंखें फैल गई।
उसी रात रवि और संजय ने फैसला किया कि वे नेहा के घर के बाहर पहरा देंगे। रात के 2 बजे थे। नेहा किसी तरह नींद में गई ही थी कि अचानक उसका फोन फिर से वाइब्रेट करने लगा। इस बार कॉल नंबर अननोन से था। डरते डरते नेहा ने फोन उठाया। इस बार फिर वही चबाने की आवाज, लेकिन अब बहुत साफ साफ सुनाई दे रही थी। और इस बार कुछ नया। उस आवाज के बीच में एक और आदमी की आवाज आई जो धीरे धीरे गा रहा था, मांस, मांस, मीठा मांस, जीभ सबसे स्वादिष्ट। नेहा चीख उठी। फोन नीचे गिरा। रवि और संजय दौड़कर अंदर आए। क्या हुआ? नेहा कांपती हुई बोली, किसी ने फोन किया और गा रहा था, जीभ सबसे स्वादिष्ट। संजय ने खिड़की से बाहर देखा। सर, देखिए, वो पेड़ के पास कुछ है। बाहर बगीचे में एक पेड़ के नीचे कोई इंसानी परछाई दिखाई दी। वो झुकी हुई थी, जैसे जमीन से कुछ खोद रही हो या फिर कुछ खा रही हो। रवि और संजय तुरंत बाहर भागे। टॉर्च जलाई, पर वहां कुछ नहीं था। बस जमीन पर एक मोबाइल पड़ा था, समीर का। उसकी स्क्रीन टूटी हुई थी और उस मोबाइल के पीछे खून से लिखा था, अब उसकी भूख तुम्हारे लिए है। रवि मोबाइल उठाता है, लेकिन वो जलने लगता है, जैसे किसी ने उसे पकड़ते ही आग लगा दी हो। तभी नेहा के फोन पर फिर एक नया वॉइसमेल आता है। अब की बार कोई गा नहीं रहा था, कोई चबा नहीं रहा था। सिर्फ एक धीमी आवाज थी जो बोल रही थी, नेहा, मैंने तुम्हें अब तक छोड़ा क्यों? सोचो। फोन कट गया। नेहा जमीन पर बैठ गई। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि डर किससे है, समीर से या उससे भी किसी और से जो दिखता नहीं, बस सुनाई देता है और भूखा है। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर थी जहां पीछे लौटना मुमकिन नहीं था। नेहा को आगे जाना ही था, सच्चाई जाननी ही थी, क्योंकि अगला शिकार शायद वही थी। अगले दिन नेहा की आंखें नींद से नहीं, डर से खुली। रात की सारी बातें उसके जहन में घूम रही थी। वो बार बार उस वॉइसमेल की आवाज को याद कर रही थी, नेहा, मैंने तुम्हें अब तक छोड़ा क्यों? सोचो, उस एक लाइन में इतनी ठंडी नफरत थी, जैसे कोई उसका हर पल देख रहा हो, हर सांस सुन रहा हो। रवि ने रात वही उसके घर में बिताई थी, पर सुबह होते ही संजय के साथ फॉरेंसिक लैब चला गया। जाते जाते उसने नेहा से कहा, अगर कुछ भी अजीब लगे तुरंत कॉल करना, डरना नहीं, हम पास ही हैं। नेहा ने रवि को हां कहा, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल अकेली महसूस कर रही थी। समीर के बिना तो जैसे जिंदगी ही ठहर गई थी। पर अब समीर की यादें सुकून नहीं देती थी, बल्कि डराने लगी थी। वो बेड से उठी, रसोई में गई, पानी पिया और जैसे ही फ्रिज खोला, अंदर एक चिट्ठी पड़ी थी। नेहा ने चौंक कर वो चिट्ठी उठाई। सफेद कागज पर सिर्फ 4 शब्द लिखे थे, तेरा सच मैं जानता हूं। नेहा के हाथ कांपने लगे। उसने वो चिट्ठी रवि को फोटो खींचकर भेज दी। रवि ने तुरंत कॉल किया, नेहा, तुम ये मत सोचो कि तुम अकेली हो। हम कुछ कनेक्शन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। समीर की कॉल डिटेल्स और पुराने केसों को चेक कर रहे हैं। नेहा ने सिर हिलाया और सोफे पर बैठ गई। तभी उसे समीर की डायरी याद आई। एक नीली डायरी जो वो हमेशा अपने बेड के पास रखा करता था। वो बेडरूम गई और अलमारी में एक बॉक्स के नीचे से वो डायरी निकाली। डायरी के पहले कुछ पन्ने सामान्य थे, रोज की बातें, स्कूल, ऑफिस, मूवी, खाना वगैरह। पर एक पन्ना ऐसा था जहां से समीर की लिखाई बदली हुई लग रही थी।
जैसे वो घबरा कर या गुस्से में लिखा गया हो। उस पन्ने पर लिखा था, अगर कभी मेरे बाद ये डायरी पढ़ी जाए तो समझ लेना कि मेरी मौत एक एक्सीडेंट नहीं थी। मैं किसी चीज को लेकर डर रहा था, कुछ ऐसा जो मैंने खुद नहीं बुलाया, पर वो आ गया। पहले सपनों में आया, फिर असल में। वो दिखता नहीं, बस सुनाई देता है। खाने की आवाज के साथ आता है, और जब आता है किसी की जीभ ले जाता है। मेरी बारी शायद आ रही है या आ चुकी है। नेहा की आंखें फटी की फटी रह गई। डायरी के आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक लाइन थी। उसने मुझसे कहा, तुम जो सबसे ज्यादा प्यार करते हो, अब वही अगला होगा। नेहा का गला सूख गया। उसने उसी पल रवि को कॉल किया, लेकिन कॉल नहीं लगा। नेटवर्क चला गया था। वो घर से बाहर निकली, शायद खुली जगह में सिग्नल मिल जाए। जैसे ही उसने गेट खोला, उसे सड़क पर एक बूढ़ी औरत बैठी दिखी। बहुत पतली, सफेद बाल, फटी साड़ी और हाथ में एक लकड़ी की छड़ी। नेहा को देखते ही वो बोली, तू ही है ना जिसकी जुबान अब अगली है? नेहा पीछे हट गई, बोली, आप कौन है? बूढ़ी औरत हंसी, एक अजीब सूखी हंसी, और बोली, मैं उसे जानती हूं, जिसने तेरे पति की जुबान ले ली, पर तेरा नाम उसकी अगली लिस्ट में है। नेहा चिल्लाई, आप पागल हैं। औरत धीरे से बोली, नदी के पार जाना, जहां पहले कभी कोई नहीं गया, वहां तेरा जवाब है। नेहा डरते हुए घर में भागी और दरवाजा बंद कर लिया। अंदर आते ही उसका फोन बजा। नया वॉइसमेल था। उसने प्ले किया। अब की बार कोई और ही बोल रहा था, एक जवान मर्द की आवाज, साफ साफ, नेहा, अगर तूने ये सब नहीं रोका तो अगली बार फोन पर चबाने की आवाज नहीं आएगी, बल्कि तू खुद उस आवाज का हिस्सा बन जाएगी। और फिर एक सेकंड की चुप्पी के बाद, चबाने की आवाज नहीं थी, बल्कि कुछ और, जैसे कोई पानी में किसी चीज को डुबो रहा हो और वो चीज तड़प रही हो। फिर एक आवाज आई, बहुत धीरे, बहुत पास से, नदी की तरफ देख। नेहा दौड़कर खिड़की तक पहुंची। दूर नदी की ओर उसे एक आदमी खड़ा दिखा, बहुत ऊंचा, बहुत पतला। चेहरा नहीं दिखा, पर उसके हाथ में कोई चीज लटक रही थी, जो दिखने में इंसानी जीभ जैसी लग रही थी। नेहा जमीन पर गिर गई। अब यह सिर्फ डर नहीं था, अब यह सच था। और जवाब शायद नदी के पार था। अगली सुबह नेहा नींद से नहीं, एक अजीब सी सरसराहट की आवाज से जागी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई खिड़की के बाहर से उसे देख रहा हो। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो चुपचाप उठी और धीरे से खिड़की के पास गई, पर बाहर कोई नहीं था। सिर्फ एक चीज थी, जमीन पर पानी में भीगी हुई एक पुरानी फोटो पड़ी थी। नेहा ने कांपते हाथों से वो फोटो उठाई। उस फोटो में वो और समीर खड़े थे, लेकिन समीर के चेहरे पर लाल स्याही से एक गोल घेरा खींचा हुआ था और नीचे लिखा था, पानी की गहराई में जो डूबा है वो फिर लौट कर नहीं आता, पर जब आता है तो कुछ लेकर ही आता है। नेहा वही जमीन पर बैठ गई। उसके सामने सब कुछ उलझता जा रहा था। समीर की डायरी, वो बूढ़ी औरत, वो परछाई, वो आदमी नदी के पास, और अब ये फोटो। वो अचानक उठी, अंदर गई और समीर के पुराने नोट्स और डॉक्यूमेंट्स टटोलने लगी। तभी उसे एक फोल्डर मिला जिसमें लिखा था, रुद्रकुंड, फॉरबिडन जोन। नेहा को याद आया कि समीर अक्सर किसी रिसर्च प्रोजेक्ट पर बात करता था, पर कभी डिटेल्स नहीं बताता था। उसे तब ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था, पर अब जब हर चीज उस रहस्यमयी नदी और समीर की मौत से जुड़ी लग रही थी, तो वो हर कागज,
हर नाम, हर सुराग को पकड़ने लगी। फोल्डर के अंदर एक नक्शा था। उस नक्शे में शहर से कुछ किलोमीटर दूर एक नदी के किनारे एक बिंदु था जिस पर लाल निशान लगा था, रिस्ट्रिक्टेड एरिया। उसी वक्त उसके मोबाइल पर एक और वॉइसमेल आया। इस बार कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ बहुत तेज, अजीब सी सीटी जैसी ध्वनि थी, इतनी तीखी कि नेहा को फोन फेंकना पड़ा। जब वो फोन उठाने गई, उसकी स्क्रीन पर बस एक लाइन चमक रही थी, तू जितना पास जाएगी उतनी जल्दी खो जाएगी। नेहा डर गई, पर अब वो पीछे नहीं हट सकती थी। उसने फौरन रवि को कॉल किया। कॉल उठते ही बोली, मुझे रुद्रकुंड जाना है। समीर वहां कुछ रिसर्च कर रहा था। मुझे यकीन है वही कुछ है। रवि चौंक गया। नेहा, वहां कोई नहीं जाता। वो जगह ऑफिशियली बंद है। कुछ साल पहले वहां कुछ बच्चों की लाशें मिली थी और सबके मुंह से जीभ गायब थी। केस अब तक अनसुलझा है। नेहा की सांस रुक गई। वो बोली, रवि, समीर की डायरी में भी जीभ का जिक्र था। वो कोई इंसान नहीं है, कुछ और है। रवि ने गहरी सांस ली। ठीक है, मैं और संजय तुम्हारे साथ चलेंगे, लेकिन अगर वहां कुछ भी खतरनाक लगा तो हम फौरन लौटेंगे। तीनों अगले दिन तड़के सुबह कार में निकले। रास्ते में माहौल अजीब था। पेड़ खामोश, हवा भारी, और हर मोड़ पर लगता जैसे कोई छिपकर देख रहा हो। करीब 1 घंटे की यात्रा के बाद वे एक टूटी हुई दीवार के पास पहुंचे, जिस पर लिखा था, रुद्रकुंड, प्रवेश निषेध। नेहा ने अंदर झांका। गीली जमीन, अधमरी झाड़ियां और बीच में एक पुराना मंदिर जैसा कुछ, जिसके सामने ही एक गहरा कुरानुमा तालाब था। तीनों धीरे धीरे अंदर गए। वहां एक अजीब सी बदबू थी, जैसे कुछ सड़ रहा हो। नेहा की नजर एक पत्थर पर गई। वहां कुछ उकेरा गया था, संस्कृत जैसी भाषा में। संजय बोला, यह बहुत पुराना शिलालेख है, शायद यहां किसी बलि या शाप का जिक्र है। तभी रवि ने तालाब की ओर इशारा किया। वो देखो, पानी में कुछ तैर रहा है। नेहा ने ध्यान से देखा। वो एक लाल कपड़े में लिपटी कोई चीज थी। रवि और संजय ने मिलकर उसे बाहर खींचा। जैसे ही वो चीज बाहर आई, नेहा चीख पड़ी। वो एक इंसानी पुतला था, लकड़ी का, लेकिन उसके मुंह से एक असली जीभ लटकी हुई थी, ताजा, खून से भीगी हुई। रवि बोला, ये मजाक नहीं है, यहां कुछ वाकई खतरनाक है। तभी नेहा की नजर तालाब के दूसरी तरफ गई। वहां वही बूढ़ी औरत खड़ी थी, जो उस दिन उसके गेट के बाहर दिखी थी, पर अब उसका चेहरा सड़ा हुआ था, आंखें बाहर निकली हुई, और हाथ में एक बोतल थी जिसमें इंसानी जीभें तैर रही थी। नेहा कांप गई। औरत ने कहा, तेरा पति पहले आया था, वो मुझे रोक नहीं पाया, अब तू क्या करेगी? और फिर वो औरत अचानक गायब हो गई। हवा में नेहा और रवि पीछे हटने लगे, लेकिन तभी तालाब के पानी में बुलबुले उठने लगे, जैसे कुछ नीचे से ऊपर आ रहा हो। सभी के कदम वही जम गए, और फिर तालाब से एक लंबा, गीला, काला हाथ बाहर आया। मानव नहीं था, और उसकी उंगलियों के बीच लटक रही थी समीर की अंगूठी। नेहा का सिर घूम गया। अब कोई शक नहीं रहा, समीर मरा नहीं था, वो बन चुका था, और वो अभी यही था। नेहा अपनी आंखों के सामने वो काला, भयानक हाथ देखकर जैसे पत्थर की हो गई। उस हाथ में समीर की वही अंगूठी थी जो उसने हमेशा पहनी थी। उसका दिमाग सुन्न हो गया। क्या ये वही समीर है? क्या वो सच में मर चुका था, या कुछ और बन चुका है? रवि ने नेहा का हाथ खींचा। हमें भागना चाहिए, अभी।
पर नेहा एक कदम भी नहीं हिल सकी। तालाब के पानी में उबाल आ रहा था, जैसे कोई बहुत भारी चीज पानी के नीचे से ऊपर आ रही हो। तभी पानी फूट पड़ा। उस पानी में से एक अधमरा, अधजला सा इंसानी शरीर निकला। वो इंसान नहीं था। उसकी खाल झड़ रही थी, बाल बिखरे हुए, और सबसे डरावनी बात, उसके मुंह में जीभ नहीं थी। लेकिन फिर भी वो कुछ बुदबुदा रहा था। नेहा उसकी तरफ बढ़ी। रवि और संजय ने उसे रोकने की कोशिश की, पर वो सुन नहीं रही थी। समीर, उस प्राणी की गर्दन मुड़ी और उसकी सूनी आंखें नेहा की तरफ घूरने लगी। और तभी उसने कांपती आवाज में कहा, ना, ने, हां। नेहा की आंखों से आंसू बहने लगे। ये वाकई समीर था, पर उसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ था। तू मुझे क्यों ला ई? नेहा ने कांपती आवाज में कहा। मैं सच जानना चाहती थी। जानना चाहती थी कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। किसने तुम्हें? समीर की आंखों से खून बहने लगा। मैं रू का ना चाहता था, पर वो आने लगा। वो सबकी आवाज ले लेता है। जीभ से उसकी ताकत जुड़ी है। मैं उसे रोक नहीं सका। रवि चिल्लाया, नेहा, अब बहुत हो गया, हमें निकलना होगा। नेहा ने समीर की ओर बढ़ते हुए कहा, तुमने आखिरी वॉइसमेल क्यों भेजा था? क्यों? समीर ने बहुत धीरे कहा, मैं नहीं भेजा। वो तुम्हें बुला रहा है। मैं बस चेतावनी देना चाहता था। और तभी समीर की बॉडी कांपने लगी, जैसे कोई उसे अंदर से चीर रहा हो। उसकी खाल के नीचे कुछ हिल रहा था। फिर उसकी आंखें पलट गई और उसके मुंह से एक भयानक चीख निकली। इंसानी नहीं, जानवर जैसी। संजय ने पीछे से एक मोटी लकड़ी उठाई और चिल्लाया, अब बहुत हुआ। उसने दौड़कर समीर जैसे उस प्राणी पर वार किया और तभी पूरा तालाब कांप गया। जमीन फटने लगी और तालाब के बीच से एक और आकृति निकली, बहुत लंबी, काली, और उसके मुंह में जीभें झूल रही थी। दर्जनों इंसानी जीभें। उसका मुंह खुला था और हर बार जब वो सांस लेती, हवा में से एक चीख सुनाई देती, जैसे कई लोगों की पीड़ा एक साथ निकल रही हो। नेहा चीख पड़ी, ये वही है जिसने समीर को बनाया। वो आकृति कुछ बोल नहीं रही थी, बस नेहा की तरफ बढ़ रही थी। और अचानक नेहा के फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर लिखा था, अननोन वॉइसमेल रिसीव्ड। नेहा ने हिम्मत करके प्ले किया। वॉइसमेल में सिर्फ एक आवाज थी, धीमे धीमे चबाने की, जैसे कोई बहुत धीरे किसी चीज को खा रहा हो। और फिर एक धीमी आवाज आई, इस बार तुझे रोकने नहीं देंगे, तू भी मेरी होगी। फोन नेहा के हाथ से छूट गया। वो आकृति अब बहुत पास थी। उसके हाथों में एक थैली थी और वो थैली उसने नेहा के सामने फाड़ी। उसमें समीर की जीभ थी, ताजा, लाल। नेहा वही बेहोश हो गई। जब उसे होश आया, वो एक गुफा जैसे किसी अंधेरे कमरे में थी। उसके हाथ बंधे थे। उसके सामने एक दीवार पर लाल रंग से कुछ लिखा था। शुरुआत बस एक जीभ से होती है, लेकिन अंत में सब मौन हो जाते हैं। अचानक सामने की दीवार से परछाई सी आकृति बाहर निकली। उसकी आंखें नहीं थी, सिर्फ दो खाली गड्ढे और जीभ, बहुत लंबी, जमीन तक लटकती हुई। वो आगे बढ़ी और फुसफुसाई, तेरी आवाज मीठी है, पर अब वो मेरी होगी। नेहा चिल्लाई, कौन है तू? तुझे मेरी आवाज क्यों चाहिए? उस आकृति ने हंसते हुए कहा, मैं वो हूं जिसे लोग भूल गए। मैं हर उस आवाज को लेता हूं जो अपनी सच्चाई बोलना चाहती है।
तेरी आवाज में दर्द है और दर्द मुझे ताकत देता है। नेहा ने हिम्मत से कहा, मैं तेरे जैसे से नहीं डरती। आकृति बोली, समीर भी यही बोला था। अब देख वो क्या बन गया। और तभी पीछे की दीवार से समीर फिर से निकला। अब पूरी तरह वो चीज बन चुका था। उसकी आंखें काली, जीभ गायब और हाथ में एक और जीभ। अब तू भी बस एक आवाज होगी जो कभी सुनी जाएगी पर पहचानी नहीं जाएगी। अब खेल शुरू हो चुका था। नेहा के सामने वो परछाई जैसे आकृति खड़ी थी, जिसकी आंखें नहीं थी और उसकी जीभ जमीन तक लटक रही थी। समीर अब पूरी तरह इंसान नहीं रह गया था, वो भी उसी के जैसे बन चुका था। नेहा के हाथ बंधे थे और उसका शरीर थरथर कांप रहा था, पर उसका मन अब डर से खाली था। अब उसमें सिर्फ एक चीज बची थी, हिम्मत। उसने धीमे से आंखें बंद की और समीर की ओर देखा। समीर, अगर तू सच में कहीं अंदर जिंदा है तो मेरा साथ दे, मैं तुझे इससे छुटकारा दिला सकती हूं। वो आकृति जोर से चीखी, जैसे किसी ने उसके अंदर की आग छेड़ दी हो। तू उसे नहीं बचा सकती, वो अब मेरा है। उसकी जीभ, उसकी आवाज, उसका अस्तित्व, सब कुछ। नेहा ने आंखें खोलकर सीधा उसकी तरफ देखा। तेरे पास सिर्फ जीभें हैं, आवाजें नहीं, क्योंकि आवाज का मतलब है सच, जज्बा, प्यार। और तू वो कभी समझ नहीं सकता। अचानक नेहा की हथेलियों में गर्मी महसूस हुई, जैसे कोई ऊर्जा उसमें भर रही हो। उसकी आंखों के सामने समीर का पुराना चेहरा चमका, वो मुस्कुराता हुआ चेहरा जो शादी के दिन उसने देखा था। फिर उसने पूरी ताकत से अपने बंधे हाथों को झटका दिया। रस्सियां खुद ब खुद टूट गई। वो खड़ी हुई उस परछाई के सामने। तू जो भी है, मैं तुझे वो नहीं लेने दूंगी जो मेरी नहीं, समीर की है, उसकी इंसानियत। समीर की आंखें एक पल के लिए चमकी, उसकी उंगलियां कांपी और फिर वो कांपते कांपते आगे बढ़ा। उसकी आंखों से आंसू जैसे बहने लगे, काले, भारी आंसू। नेहा ने एक कदम आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा। तू वापस आ सकता है अगर तू चाहे। वो आकृति गुस्से में चिल्लाई, नहीं, वो मेरा है। और अचानक पूरी गुफा में तूफान सा उठ गया। दीवारें कांपने लगी, जमीन फटने लगी, पर नेहा का हाथ समीर के हाथ में था। और तभी समीर की आंखों में चमक लौटी। उसके शरीर से वो परछाई जैसा कालापन निकलने लगा। उसने थरथराते हुए कहा, नेहा, भाग जा, तू इसे हरा नहीं सकती। नेहा बोली, हम साथ में इसे खत्म करेंगे। नेहा ने जेब से अपना मोबाइल निकाला। वो अब भी चालू था, जैसे किसी शक्ति ने उसे बचा लिया हो। उसने वो वॉइसमेल दोबारा प्ले किया, जिसमें चबाने की आवाज थी। और जैसे ही वो आवाज गूंजने लगी, उस परछाई की आकृति चिल्लाई। उसे ये आवाज पसंद नहीं थी। नेहा ने तेज आवाज में कहा, तू दूसरों की आवाजें खाता है ना, तो अब अपनी ही आवाज सुन। उसने मोबाइल की वॉइस रिकॉर्डिंग चालू की और कहा, तेरा अंत आज है, तेरी कहानी अब खत्म। फिर उसने मोबाइल को आकृति की तरफ फेंका। जैसे ही मोबाइल उसके पास पहुंचा, एक जोरदार धमाका हुआ। बिजली चमकी और उस आकृति की जीभें जलने लगी। एक के बाद एक उसकी चीखें गूंजने लगी, पर अब वो चीखें अंदर से कमजोर लग रही थी, जैसे उसकी ताकत कम हो रही हो। समीर का शरीर जमीन पर गिर पड़ा, पर अब वो सामान्य इंसान जैसा दिख रहा था। उसकी आंखें बंद थी, पर चेहरा शांत था। नेहा उसके पास भागी और उसे हिलाया, समीर, उठो। उसकी आंखें खुली,
नेहा, तूने मुझे आजाद कर दिया। नेहा रोते हुए बोली, मैंने तुझे खोया नहीं है, बस तुझे वापस लाने में देर हुई। समीर ने मुस्कुराकर कहा, अब मेरी आवाज तेरे पास है, हमेशा। और फिर उसकी सांसें बंद हो गई। लेकिन इस बार वो शांत था। उसकी आत्मा को मुक्ति मिल चुकी थी। अचानक पूरी गुफा हिलने लगी, दीवारें गिरने लगी। नेहा को लगा अब सब खत्म होने वाला है। लेकिन तभी समीर की अंगुली से एक हल्की सी रोशनी निकली, जो सीधे नेहा के सीने में समा गई और वो बेहोश हो गई। जब नेहा को होश आया, वो अपने घर के बिस्तर पर थी। उसका मोबाइल उसके पास रखा था। उस पर कोई नया वॉइसमेल नहीं था। उसने सांसें ली। सब कुछ शांत था। उसने मोबाइल ऑन किया और रिकॉर्डिंग ऐप खोला। वहां एक फोल्डर था, सेव्ड बाय समीर। नेहा की आंखें नम हो गई। फोल्डर खोलते ही एक फाइल प्ले हुई। समीर की आवाज थी, अगर मेरी आवाज किसी दिन तुझे फिर सुनाई दे तो समझ जाना मैं अब भी तेरे साथ हूं। हर उस आवाज में जो सच्ची हो और कभी चुप न हो। नेहा ने फोन सीने से लगाया और मुस्कुराई। कहानी वही खत्म हुई, पर अब नेहा की आवाज सिर्फ उसकी नहीं थी। उसमें समीर की रूह भी बस चुकी थी। अब कोई उसे चुप नहीं कर सकता था। कहानी खत्म नहीं हुई, बस अब आवाज बदल चुकी है। इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा डर या सस्पेंस किस पल में महसूस हुआ। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि अगली कहानी आपसे छूट न जाए। इस कहानी को लिखा था अमजद ने। और अगर आपको उनकी और कहानियां सुननी हैं, तो चैनल पर जाएं। वहां और भी डर और सस्पेंस से भरपूर कहानियां हैं। यकीन मानिए, आपको वो भी उतनी ही पसंद आएंगी।